हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 2 मई 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं, यानी वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा कृष्णा स्वामीनाथन। तो कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो उन्होंने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। आपको याद रखना है कि एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की नियुक्ति 1 मई 2024 को की गई है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं वो 30 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना के प्रमुख यानी नौसेना के चीफ बन गए हैं। तो अब जो उप प्रमुख का पद था वो खाली हो गया था, तो अब उनके स्थान पर कृष्णा स्वामीनाथन आ गए हैं। कृष्णा स्वामीनाथन की अगर हम बात करें तो वो अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। वह फ्लैग ऑफिसर सी ट्रेनिंग के रूप में नौसेना के वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ भी रह चुके हैं। तो ये कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं कृष्णा स्वामीनाथन के नाम। बात करते हैं भारतीय नौसेना की यानी इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी की स्थापना 1612 में की गई थी और इसका मिशन है समुद्री हितों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करना। इसका आदर्श वाक्य है समनो वरुणः। दोस्तों भारतीय नौसेना का दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो दोस्तों ये सभी बेसिक जानकारी आप नौसेना के बारे में नोट कर सकते हैं। रक्षा बलों के प्रमुख डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो रक्षा बल होते हैं उनके प्रमुख कमांडर कौन होते हैं, यानी कमांडर इन चीफ कौन होता है, तो वो होते हैं राष्ट्रपति। तो वर्तमान में कमांडर इन चीफ कौन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जनरल अनिल चौहान। तो हमारे देश की जो तीनों सेनाएं हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए एक संस्था बनाई गई है जिसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोला जाता है। तो वो वर्तमान में कौन है, अनिल चौहान। थल सेना अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज पांडे। इसके अलावा थल सेना के उपाध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, वी.आर. चौधरी यानी विवेक राम चौधरी। और वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, अमरप्रीत सिंह। और दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है, राकेश पाल। तो ये है रक्षा बलों के प्रमुख। तो ये सभी आप नोट कर लीजिएगा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर चैनल मिल जाएगा। उससे आपको ऐड हो जाना है। तो ऐड हो जाएंगे तो आपको पीडीएफ और जो भी और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो सभी मिल जाएंगे। हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। दोस्तों अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक को भी प्राप्त कर सकते हैं ऐप से। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आज 8 बजे यानी सुबह 8 बजे आपको मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हमने अप्रैल 2024 के 260 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको एक बार जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में। तो असम के गुवाहाटी में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों 2008 के बाद ऐसा पहला मौका आया है जब भारत में BWF इवेंट की मेजबानी की जा रही है। BWF के अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर। तो उन्होंने भारत में जो बैडमिंटन की क्षमताएं हैं उनकी प्रशंसा की है। और इसके अलावा उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि जो BWF थॉमस और ओबेर कप है उसका फाइनल 2026 में डेनमार्क में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि यानी
थॉमस कप और उबेर कप का जो फाइनल है 2026 का, वो डेनमार्क में आयोजित किया जाएगा। तो जो थॉमस कप और जो उबेर कप है ये बैडमिंटन से रिलेटेड ही है। तो 2026 में इसका जो फाइनल है वो डेनमार्क में आयोजित किया जाएगा। BWF की बात आई है तो इसका फुल फॉर्म होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। जिस प्रकार से आपने क्रिकेट में संस्था सुनी होगी ICC, और भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था है BCCI, उसी प्रकार से पूरे विश्व में बैडमिंटन को कंट्रोल करने वाली या बैडमिंटन की जो गवर्निंग बॉडी है वो कौन है? BWF। इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। हेडक्वार्टर जरूर आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया में, और अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक होयर लॉर्सन। बैडमिंटन की बात आई है तो बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ शब्दावली डिस्कस कर लेते हैं, जैसे बैक एली, बैक कोर्ट, बेस लाइन, फोर कोर्ट और हेयर पिन, नेट शॉट, रैकेट, रैली और स्मैश। ये सभी बैडमिंटन से संबंधित शब्द हैं। बैडमिंटन से रिलेटेड कप भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अमृत दीवान कप और सुधीर रमन कप, रहमतुल्ला कप, थॉमस कप जो कि पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है, नारंग कप और चड्ढा कप, ओवर कप जो कि महिलाओं से संबंधित है, और सोफिया कप, ये सभी बैडमिंटन से संबंधित कप हैं। तो कुछ प्रमुख आगामी खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस कर लेते हैं, जैसे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन बीजिंग, चाइना में किया जाएगा, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में किया जाएगा। 2028 का आयोजन लॉस एंजल्स, अमेरिका में किया जाएगा, और 2032 का आयोजन ब्रिस्बेन में किया जाएगा। अगर हम विंटर ओलंपिक की बात करें तो 2026 में इसका आयोजन मिलान और कोर्टिना शहर में किया जाएगा जो कि इटली में है। अगर हम ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक की बात करें तो 2026 में इनका आयोजन डकार, सेनेगल में किया जाएगा। एशियन गेम्स की बात करें तो 2026 में इनका आयोजन आईची, नागोया, जापान में किया जाएगा, 2030 में दोहा, कतर में, और 2034 में इनका आयोजन रियाद, सऊदी अरब में किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप को भी देख लेते हैं तो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो 2027 का जो आयोजन है वो साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में किया जाएगा। T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाना है। तो ये हैं आगामी खेल प्रतियोगिताएं। अगला क्वेश्चन है 1 मई 2024 को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र। तो 1 मई 2024 को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया है। आपको याद रखना है कि गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की जो स्थापना है वो 1 मई 1960 को की गई थी, और इन दोनों राज्यों की स्थापना भाषा के आधार पर की गई थी। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तब महाराष्ट्र और गुजरात राज्य नहीं थे। तब एक प्रेसिडेंसी थी जिसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोला जाता था। तो उसी के अंतर्गत महाराष्ट्र था और गुजरात था। फिर इसके बाद यहाँ पर आंदोलन शुरू हुए भाषा के आधार पर राज्यों को लेकर के। तो एक आंदोलन था जिसे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन बोला गया, और एक आंदोलन था जिसे महागुजरात आंदोलन बोला गया। तो इन आंदोलन के परिणाम स्वरूप दो नए राज्यों का उदय हुआ था, जिसमें एक को महाराष्ट्र और एक को गुजरात कहा गया था। तो गुजराती बोलने वाले गुजरात में चले गए और मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में आ गए। गुजरात की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर्मेशन तो हुआ था इसका 1 मई 1960 को। गांधीनगर कैपिटल है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पर नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गिर वन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी गुजरात राज्य में स्थित हैं। इसी प्रकार से अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। वर्तमान में राज्यपाल हैं रमेश बैस। विधान परिषद है यहाँ पर। तो विधान परिषद की यहाँ पर 78 सीटें हैं। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत के किन किन राज्यों में विधान परिषद है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विधानसभा की 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 सीटें हैं। तो दोस्तों ये जानकारी है महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? आंसर हो जाएगा तपेश्वर नाथ धाम। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है। तो जो फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम तपेश्वर नाथ धाम रेलवे स्टेशन हो गया है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने
उत्तर प्रदेश के जो रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है और उसकी सहमति दी है। दोस्तों, जो नाम बदले गए हैं चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है तपेश्वर नाथ धाम रेलवे स्टेशन। कासिमपुर हाल्ट का नाम जायस सिटी हो गया है। इसके अलावा जायस शहर का नाम गुरु गोरखनाथ हो गया है। बानी का नाम स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन हो गया है। मिसरौली का नाम माँ कालीकन धाम हो गया है। इसके अलावा निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी हो गया है। अकबरगंज का नाम माँ अहोरबा भवानी धाम हो गया है और वारिसगंज का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान हो गया है। दोस्तों, ये तो ही किसी राज्य में बदले गए नामों की बात। अगर किसी राज्य का नाम बदलना हो तो किस आर्टिकल का यूज किया जाता है भारतीय संविधान के? तो आर्टिकल 3 का यूज किया जाता है। 2007 में उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड किया गया था और 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया था। अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा कि जो केरल राज्य है उसने अपनी विधानसभा में एक विधेयक पारित किया था जिसमें केरल राज्य के नाम बदलने की बात की गई थी। तो केरल का नाम केरलम करने की मांग की गई थी। अब ये केंद्र सरकार के ऊपर है कि केंद्र सरकार केरल का नाम बदलती है या नहीं। हाल ही में बदले गए कुछ प्रमुख नाम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पेटीएम ई कॉमर्स का नाम पाई प्लेटफॉर्म हो गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो कि गुजरात में, उसका नाम निरंजन शाह स्टेडियम हो गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन। इसके अलावा पंजोखरा गांव का नाम जो कि हरियाणा में, उसका नाम पंजोखरा साहिब। और फिरोजाबाद का नाम जो कि उत्तर प्रदेश में है उसका नाम चंद्रनगर हो गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गया है। इसके अलावा अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस और हॉकी स्टेडियम रायबरेली का नाम रानीस गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। तो ये सभी बदले गए नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो दोस्तों, भारत में बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इसके लिए अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता हुआ है। तो 1500 अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षित किया जाएगा और ये अधिकारी 2025 से 2030 के बीच प्रशिक्षित किए जाएंगे। दोस्तों, 2014 में भी इसी प्रकार का समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो भारत बांग्लादेश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित करता है इंडिया में। बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। कैपिटल इसकी ढाका है। टाका यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। दोस्तों, बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद बोला जाता है और बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1971 में। अच्छा, भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, दूसरा राज्य है मेघालय, तीसरा राज्य है असम और चौथा राज्य है त्रिपुरा। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि मिजोरम की सीमा भी बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति और बोंगो सागर नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाता है। देखिए दोस्तों, प्रशासनिक अधिकारियों की बात हुई है, तो भारत के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके लिए कौन सी संस्था काम करती है या उनके टेस्ट वगैरह लेने का काम किसका होता है? तो वो होता है संघ लोक सेवा आयोग का, यानी यूपीएससी का। तो चलिए यूपीएससी के बारे में भी कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है और इसका वर्णन अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी और अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या उनकी 65 वर्ष की आयु तक होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशान पहल हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ईशान पहल को शुरू किया गया है। ईशान का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। और इसका उद्देश्य है भारत के जो उड़ान सूचना केंद्र हैं उनको एकीकृत करना, यानी कि उनको एक जगह से रेगुलेट करना। तो याद रखिएगा कि भारत में वर्तमान में 4 उड़ान सूचना केंद्र हैं। उड़ान सूचना केंद्र क्या होते हैं? जहां से उड़ानों की जानकारी प्राप्त होती है।
तो ये जो उड़ान सूचना केंद्र हैं भारत में, ये कहाँ कहाँ हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो ये जो ईशान पहल शुरू की गई है, इसका उद्देश्य ये है कि इन 4 सूचना केंद्रों को एक जगह से रेगुलेट किया जाए और वो जगह है नागपुर। तो दोस्तों, आने वाले समय में इन 4 उड़ान सूचना केंद्रों को नागपुर से नियंत्रित किया जाएगा। बात आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है और दोस्तों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। यहाँ पर योजना की बात आई है, पहल की बात आई है, तो चलिए कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबेरा कार्यक्रम हरियाणा में शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली में शुरू की गई है, वन मित्र योजना हरियाणा में, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार में, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में शुरू की गई है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना ओडिशा में, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटका में, विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान में, अबुआ आवास योजना झारखंड में, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के 16वें संस्करण में पुरुष वर्ग में किसने जीत हासिल की है? आंसर हो जाएगा केन्या के पीटर मुआवनिकी ने। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि ये टाटा कंसल्टेंसी सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु क्या है। तो यह एक प्रकार की रेस है जो कि 10 किलोमीटर की रेस होती है। तो इसमें दुनिया भर के धावक शामिल होते हैं और यह रेस बेंगलुरु में आयोजित की जाती है और इसका पहला संस्करण 2008 में आयोजित किया गया था। तो 2024 में इसका 16वां संस्करण आयोजित किया गया है और इसका आयोजन 28 अप्रैल को किया गया है। तो इसमें पुरुष वर्ग में किसने जीत हासिल की है? केन्या के धावक पीटर मुआवनिकी ने। तो इन्होंने 28 मिनट 15 सेकंड में 10 किलोमीटर की रेस को पूरा किया है और इन्होंने पुरुष वर्ग में जीत हासिल की है। अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में भी केन्या की धावक लिलियन कसेत ने 30 मिनट 56 सेकंड का समय निकाल करके जीत हासिल की है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो महान धावक हुसैन बोल्ट और पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को T20 वर्ल्ड कप 2024 का एम्बेसडर बनाया गया है। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं यजुवेंद्र चहल। 250 आईपीएल मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट अभी हाल ही में डी कोकेस ने जीता है। बार्सिलोना ओपन किसने जीता है? कैस्पर रूड ने, जो कि नॉर्वे के हैं। और स्टटगार्ड ओपन किसने जीता है? एलेना रायबकीना ने, जो कि कजाकिस्तान के हैं। और सौरभ घोषाल ने अभी हाल ही में स्क्वैश से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी के लिए NHPC और किसके बीच समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा ओशन सन। तो नॉर्वे की कंपनी है ओशन सन, तो उसके बीच में, और भारत की एक संस्था है NHPC, तो उसके बीच में अभी हाल ही में फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों जो ओशन सन नामक कंपनी है, ये NHPC के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को साझा करेगा, जिससे जो फ्लोटिंग सोलर एनर्जी है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य है भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को डेवलप करना। भारत का शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का है? 2070 का। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। NHPC लिमिटेड की भी बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1975 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। वर्तमान में जल विद्युत विकास के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा संगठन माना जा रहा है। इसका मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है और इसके अध्यक्ष हैं और MD हैं राजेंद्र प्रसाद गोयल। रुआंग ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के रुआंग ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है, जिसके कारण वहां के आसपास के लोगों को हटाया गया है। यानी कि वहां ज्वालामुखी के आसपास जो लोग रहते हैं उनको हटा दिया गया है और इमरजेंसी जैसे हालात वहां पर बन गए हैं। आपको याद रखना है कि इंडोनेशिया का जो सुलावेसी द्वीप है उस पर स्थित है रुआंग ज्वालामुखी। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। देखिए ज्वालामुखी की बात हुई है तो चलिए दुनिया की कुछ प्रमुख ज्वालामुखी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे माउंट कोटोपैक्सी, ये एक एक्टिव ज्वालामुखी है, ये इक्वेडोर में है। माउंट एटना ये इटली में है। स्ट्राम्बोली इटली में, और
विशुबियस ये भी इटली में है। इसके अलावा डैमबंद ईरान में है और कोह सुल्तान ईरान में, फ्यूजियामा जापान में और मोनोलोवा हवाई द्वीप अमेरिका में है और किलिमंजारो ये तंजानिया में है। तो ये है दुनिया की कुछ प्रमुख ज्वालामुखी। दोस्तों बात आई है इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी? नूसंतारा। करेंसी क्या है? रुपया। राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। ये सभी बेसिक जानकारी आप इंडोनेशिया के बारे में जान लीजिएगा। और दोस्तों इंडोनेशिया किस महाद्वीप में है? ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। दोस्तों इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस राज्य में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो, जिसे शॉर्ट में स्मार्ट कहा जाता है, मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो भारतीय नौसेना के द्वारा ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों स्मार्ट मिसाइल को वॉरशिप के साथ ही तटीय इलाकों में भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि समुद्र के किनारे पर इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों स्मार्ट मिसाइल की मैक्सिमम रेंज है 650 किलोमीटर की और यह अपने साथ टारपीडो के साथ पैराशूट डिलीवरी सिस्टम भी ले जा सकती है, यह इसकी क्षमता है। डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल अभी हाल ही में किस देश को दी है? फिलीपींस को। 2023 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हथियारों पर खर्च करने वाला देश कौन है? भारत। और सबसे अधिक हथियारों पर खर्च करने वाला देश कौन है? अमेरिका। CDS जनरल अनिल चौहान ने अभी हाल ही में फ्रांस देश की यात्रा की थी। और भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास अभी हाल ही में पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया है। स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण अभी हाल ही में DRDO के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे और लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? स्कॉटलैंड। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? आलोक शुक्ला को। किस राज्य में नीलगिरी तहर का सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि प्रोडक्टों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं, तो कितने प्रोडक्ट के लाइसेंस निलंबित किए हैं? 14। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? दिनेश कुमार ने। एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब जीता है, उनकी उम्र कितनी है? 60 साल। कैम्ब्रिज समर्थित शिक्षक पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? जीना जस्टिस को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर कृष्णा M. एल्ला। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के एक अध्ययन के अनुसार 1950 से 2020 के बीच हिंद महासागर कितना गर्म हो गया है? 1.2 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ भौगोलिक उपनाम डिस्कस करेंगे, जैसे 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम। और एंटीलीज का मोती कहा जाता है क्यूबा को। गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है न्यूयॉर्क को। लैंड ऑफ कंगारू कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है जिब्राल्टर को। नील नदी की देन कहा जाता है इजिप्ट को। सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है भूटान को। और लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट कहा जाता है लाओस को। तो ये सभी आप नोट कर लीजिएगा। और पोप का शहर किसे कहा जाता है? रोम को। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि एडिनबर्ग किस देश की कैपिटल है? तो वो स्कॉटलैंड की कैपिटल है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर स्कॉटलैंड बताया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर।